नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए, फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे और स्टैटिक जीके जीएस के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण वाले प्रश्नों को करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप सभी लोगों से निवेदन करूँगा कि सेशन को लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला प्रश्न आपके सामने दिख रहा है, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? श्रीगुप्त है, समुद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त द्वितीय है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा शासक है, इनमें से कौन सा शासक है जिसके दरबार में नवरत्न रहा करते थे। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा शासक है जिसके दरबार में नवरत्न रहा करते थे। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है, श्रीगुप्त होगा, समुद्रगुप्त होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। पहले प्रश्न का आंसर करेंगे। स्टैटिक जीके जीएस के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण वाले प्रश्नों को हम लोग करेंगे, और जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि बाकी साथियों तक ये सेशन पहुंच सके। तो पहले प्रश्न की बात करेंगे, तो पहले प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा, जिनको हम लोग क्या करते हैं, जिनको हम लोग विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। देखो, चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में कुछ चीज़ों को हम लोग जान लेते हैं। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने शकों को पराजित किया था। ठीक है, क्या किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय की अगर हम लोग बात करेंगे तो इन्होंने शकों को पराजित किया था, और शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में इन्होंने सकारी की उपाधि धारण की थी। ठीक है, क्या किया था? तो इन्होंने सकारी की उपाधि धारण की थी, साथ ही साथ इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी। तो एक चीज़ तो आप ये याद रखेंगे कि इन्होंने सकारी की उपाधि धारण की, साथ ही साथ इन्होंने क्या किया? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। ठीक है, दूसरी चीज़ आप याद रखेंगे, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने रजत मुद्राओं का प्रचलन कराया था। शकों को पराजित करने के बाद इन्होंने रजत मुद्रा का प्रचलन कराया था। तो ये भी याद रखिएगा, शकों को, ठीक है, शकों को पराजित करने के बाद इन्होंने क्या किया था? इन्होंने रजत मुद्रा का प्रचलन करवाया था, रजत मुद्रा चलवाया था। तीसरी चीज़ आप याद रखेंगे, इनके दरबार में नवरत्न रहते थे, जिसमें कालिदास, बराहमिहिर, छपड़क, शंकु, घटकरपर, इस तरीके के बहुत सारे लोग जो है इनके दरबार में रहते थे, नवरत्न थे। तो इन्हीं के दरबार में नवरत्न रहा करते थे। तीसरी चीज़ इसके बाद आप याद रखेंगे, इनके दरबार में ही चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। ठीक है, चीनी यात्री जो फाहियान है, तो आपसे पूछा जाए किस गुप्त राजा के समय में आया था, तो आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको हम लोग विक्रमादित्य कहते हैं, जिन्होंने सकारी की उपाधि धारण की, शकों को पराजित किया है, रजत मुद्रा का प्रचलन करवा रहे हैं, जिनके दरबार में नवरत्न है। इन्हीं के समय में चीनी यात्री फाहियान जो है वो भारत आता है। साथ ही साथ याद रखेंगे, इन्हीं का आपको दिल्ली में मेहरौली स्तंभ लेख मिलता है। आपसे पूछा जाए मेहरौली स्तंभ लेख किसका है, आपसे पूछा जाए मेहरौली स्तंभ लेख दिल्ली में किसका है, तो आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे चंद्रगुप्त द्वितीय का है, विक्रमादित्य का। ठीक है, और लास्ट आप याद रखेंगे, इनके संदर्भ में इन्होंने 57 ईसा पूर्व में, ठीक है, कब? तो 57 ईसा पूर्व में इन्होंने विक्रम संवत की शुरुआत की है। ठीक है, क्या किया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने क्या किया? विक्रम संवत की शुरुआत की। कब की? 57 ईसा पूर्व से। ठीक है, कब से? तो 57 ईसा पूर्व से इन्होंने विक्रम संवत की शुरुआत की, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने। ये बात आप याद रखिएगा, क्लियर है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन हो जाएंगे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य हो जाएंगे, जिनके दरबार में नवरत्न रहते थे। समुद्रगुप्त के संदर्भ में तो आप जानते ही हो, इनको क्या करते हैं? तो इनको एक तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है, एक तो ये याद रखिएगा कि इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। दूसरी चीज़ आप याद रखेंगे कि इनका प्रयाग प्रशस्ति लेख मिलता है। ठीक है, कौन सा? तो इनका प्रयाग प्रशस्ति लेख मिलता है। तो ये भी आपसे आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न की तरफ। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से सबसे कम समय तक किसने शासन किया? सैयद, तुगलक, खिलजी, लोधी। तो बताइएगा क्या जाएगा? तो दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन किसने किया? तो सबसे पहले तो आपको दिल्ली सल्तनत की बात कर ले, तो दिल्ली सल्तनत का आपको समय पता होना चाहिए। जो दिल्ली सल्तनत है, आपसे पूछ रहा है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक किस राजवंश ने शासन किया। तो दिल्ली सल्तनत का अगर आपसे समय पूछ ले, तो आप समय क्या बताओगे? तो आप समय कहोगे 1206 से लेकर के 1526 का समय है दिल्ली सल्तनत का। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का समय क्या है? 1206 से लेकर के 1526 तक। और इस दौरान कुल 5 राजवंश जो हैं वो दिल्ली पर शासन करेंगे। कौन कौन से? तो देखो, सबसे पहले कर रहे हैं कौन? गुलाम करेंगे। गुलाम के बाद अगर हम लोग बात करें तो खिलजी करेंगे। खिलजी के बाद अगर हम लोग बात करेंगे कौन होंगे? तो तुगलक होंगे। आपको क्रम याद होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आपसे बन जाता है।
तो सबसे पहले गुलाम है, फिर खिलजी हैं, फिर तुगलक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो सैयद हैं, और सबसे लास्ट में अगर हम लोग बात करेंगे कौन से, तो लोधी हैं। तो आपको ये याद रखना है 1206 से लेकर के 1526 तक दिल्ली सल्तनत का समय है, और इस दौरान कुल 5 राजवंश जो है वो दिल्ली पर शासन कर रहे हैं। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी, ठीक है, कुल 5 राजवंश हैं जो दिल्ली पर शासन करेंगे। आपसे पूछ रहा है सबसे कम समय तक किसने, तो सबसे कम समय तक खिलजी वंश के राजाओं ने शासन किया, ठीक है। किसने, खिलजी वंश। खिलजी वंश का समय कब से कब तक है, तो आप 1290 से 1320 आंसर करोगे, ठीक है। सिर्फ 30 साल, ठीक है, कितने, तो सिर्फ 30 साल खिलजी वंश का शासन है, 1290 से लेकर के 1320 तक, केवल और केवल 30 साल जो है वो खिलजी वंश का शासन है, सबसे कम, ठीक है। और सबसे अधिक अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे तुगलक वंश। तुगलक वंश का शासन कब से है, तो 1320 से लेकर के 1414 तक, ठीक है। कब से कब तक, 1320 से लेकर के 1414 तक, लगभग 94 सालों तक अगर हम लोग बात करेंगे, सबसे अधिक समय तक तुगलक वंश का शासन है, ठीक है। सबसे अधिक समय तक किसका, तुगलक वंश का शासन है। सबसे कम समय आपसे पूछा जाए खिलजी वंश का। कुल कितने राजवंश दिल्ली सल्तनत में, तो 5 राजवंश। क्रम आपको याद रखना है, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी, ठीक है। और लोधी वंश के संदर्भ में आप याद रखेंगे कि ये 5 राजवंशों में से अगर हम लोग बात करेंगे तो ये एकमात्र अफगान राजवंश थे, ठीक है। क्या थे, तो एकमात्र अफगान अगर आपसे पूछा जाए, पांचों में अगर आपसे एकमात्र अफगान आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे लोधी। लोधी वंश से एकमात्र अफगान राजवंश था, बाकी सारे क्या थे, बाकी सारे तुर्क थे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब्जे में लिया था। देखो डलहौजी के समय में अगर हम लोग बात करेंगे तो डलहौजी के समय में अवध को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जा रहा है। कब मिलाया जाएगा, तो आप कहोगे 1856 में, ठीक है। कब, तो 1856 में अवध को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाएगा। और जब अवध को मिलाया जाएगा तब यहाँ नवाब कौन थे, तो अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह थे, ठीक है। कौन है, तो वाजिद अली शाह जो है 1856 में वाजिद अली शाह जो है ये अवध के नवाब हैं, और ये अवध के अंतिम नवाब हैं, ठीक है। क्या है, तो ये अवध के अंतिम नवाब हैं, क्योंकि इनके बाद अवध को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जा रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। तो 1856 में अवध का विलय कर लिया गया था अंग्रेजी राज्य में, और अवध के जो अंतिम नवाब थे वो कौन थे, तो वो थे वाजिद अली शाह थे। और उत्तर प्रदेश का जो लोक नृत्य है ना, कौन सा लोक नृत्य है, तो कथक। तो कथक की शुरुआत का श्रेय इन्हीं को जाता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है, तो आप कहोगे कथक। कथक की शुरुआत का श्रेय किसको जाता है, वाजिद अली शाह को जाता है। 1856 में अवध का विलय कर लिया गया था। वाजिद अली शाह अवध के अंतिम नवाब है। अवध का विलय किया गया किसके समय में, डलहौजी के समय में। और किस आधार पर आपसे किया गया, तो ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। किस आधार पर, तो आप कहोगे क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे राज्य में अव्यवस्था के आधार पर, ठीक है। अवध पर आरोप लगाया गया कि अवध के जो नवाब हैं वो सही तरीके से शासन व्यवस्था नहीं देख पा रहे हैं, राज्य में अव्यवस्था फैल गई है, और इसी कारण से अंग्रेज क्या कर रहे हैं, अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय कर ले रहे हैं। तो कुप्रशासन के आधार पर या फिर कहें अव्यवस्था के आधार पर 1856 में अवध का विलय कर लिया गया। उस समय अवध के नवाब वाजिद अली शाह थे जो कि अंतिम नवाब थे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम क्या है, महास्थानगढ़ है, सिकंदरिया है, लोथल है, या फिर नागापट्टनम है। तो ये तो प्रश्न हम लोग कई बार कर चुके हैं, क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो ये तो लोथल हो जाएगा, ठीक है। कहाँ पर है, तो ये गुजरात में है, ठीक है। लोथल कई बार हम लोग कर चुके हैं, गुजरात में है, और भोगवा नदी के किनारे है, ठीक है। कौन सी, तो भोगवा नदी के किनारे है। लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों को लोथल के संदर्भ में बताया था कि लोथल की खोज किसने की है, यहाँ से क्या सारी चीज़ें मिली हैं। आप लोग जरा मुझे कमेंट करके बताएंगे आज के सेशन में कि लोथल की खोज किसने की है। तो ये पिछले सेशन में आप लोगों को बता चुका हूँ, आज आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि लोथल की खोज किसने की, जरा जल्दी से बताइएगा। तो लोथल जो है गुजरात में भगवा नदी के किनारे है, और ये एक बंदरगाह नगर है हड़प्पा सभ्यता का। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर सी आपका बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। कब किया गया था बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च में बॉम्बे में एक खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। और आपसे बोलिए कि इस जो खिलाफत कमेटी है इसका प्रमुख किसको बनाया गया, अगर आपसे पूछ ले किसका प्रमुख किसको बनाया गया, ठीक है, इस खिलाफत कमेटी का प्रमुख किसको बनाया गया, तो आप क्या कहोगे,
आप कहोगे महात्मा गांधी को बनाया गया, ठीक है। किसको बनाया गया? तो इस खिलाफत कमेटी का प्रमुख किसको बनाया गया? तो महात्मा गांधी को बनाया गया था खिलाफत कमेटी का प्रमुख। और ये खिलाफत कमेटी का गठन कब हो रहा है और क्यों हो रहा है? तो खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा करने के लिए इस खिलाफत कमेटी का गठन हो रहा है, जिसका प्रमुख बनाया गया महात्मा गांधी को। और कब? तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा 1919 में, ठीक है। कब? तो 1919 में खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए एक खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो सी आंसर हो जाएगा। आपको पता है पहला जो विश्व युद्ध है, तो पहला विश्व युद्ध कब चल रहा है? तो पहला विश्व युद्ध चल रहा है 1914 से लेकर के 1918 तक, ठीक है। और इसमें अंग्रेजों के खिलाफ तुर्की लड़ रहा था, और तुर्की में ही क्या था? तो मुस्लिमों के धर्मगुरु खलीफा रहा करते थे। अंग्रेजों के खिलाफ तुर्की लड़ रहा था पहले विश्व युद्ध में, और अंग्रेजों ने वादा किया था कि हम तुर्की के साथ कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पर मुस्लिमों के खलीफा रह रहे हैं, ठीक है, मुस्लिमों के धर्मगुरु खलीफा रह रहे हैं। लेकिन जैसे ही पहले विश्व युद्ध में इंग्लैंड की विजय होती है, वैसे ही क्या करेगा? वो तुर्की पर अपने अत्याचार करना शुरू कर देगा, तुर्की का विभाजन कर देगा, खलीफा की शक्तियों को समाप्त करने का काम करने लगेगा। तो इस तरीके से, तो इसी उद्देश्य से क्या किया जाएगा? इसी उद्देश्य से खलीफा की रक्षा के लिए, खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए 1919 में खिलाफत कमेटी का गठन किया जाएगा और खिलाफत आंदोलन शुरू होगा। तो ऑप्शन संख्या यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई? देखो, जो ये 1935 का एक्ट है ना, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस 1935 के एक्ट के द्वारा एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, ठीक है। क्या किया गया? तो एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, ठीक है। 1935 के एक्ट के अनुसार क्या किया गया? एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, और इस एक जो संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, इसी में आपसे पूछ रहा है कि मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। तो 6 है, 5 है, 7 है, या फिर 4 है? क्या हो जाएगा? चलिए बताइएगा। अच्छा, जो 1935 का एक्ट है ना, इसको याद रखिएगा, दासता का अधिकार पत्र भी कहा गया, ठीक है। क्या किया गया? तो गुलामी का दासता का अधिकार पत्र कहा गया है, किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। याद रखिएगा, 1935 के एक्ट को दासता का अधिकार पत्र कहा गया है, किसके द्वारा कहा गया है? तो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 1935 के एक्ट को दासता का अधिकार पत्र कहा गया, ठीक है, याद रखेंगे। और एक संघीय न्यायालय की स्थापना हो रही है, और इस संघीय न्यायालय में अगर हम लोग बात करेंगे तो एक मुख्य न्यायाधीश थे और 6 अन्य न्यायाधीश थे। कितने? तो 6 अन्य न्यायाधीश थे, याद रखेंगे। क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ये हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो 1935 के एक्ट के अनुसार एक संघीय न्यायालय की स्थापना की जाएगी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश है और 6 अन्य न्यायाधीश हैं। और अगर आपसे मुख्य न्यायाधीश पूछ ले कि मुख्य न्यायाधीश कौन थे, अगर आपसे पूछ ले कि मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे मैरिस गोयर है, ठीक है। कौन है? तो आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे मैरिस गोयर जो है, ठीक है। कौन है? तो मैरिस गोयर जो है, तो ये मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है। ऑप्शन संख्या क्या जाएगा? ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत हो रही है? देखो, जब भी आपसे 1857 की क्रांति की शुरुआत पूछे ना, तो आप क्या बताओगे? तो आप बताओगे 1857 की क्रांति जो है, तो ये 10 मई को शुरू हो रही है, ठीक है। कब? तो 10 मई 1857 को शुरू हो रही है। और कहाँ से हो रही है? तो मेरठ से हो रही है, ठीक है। कहाँ से? तो मेरठ से। आपसे कभी भी पूछा जाए कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कभी, तो आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे 10 मई 1857 को मेरठ से इस क्रांति की शुरुआत हो रही है। और किसके द्वारा होगी? तो क्या हो जाएगा? तो आप आंसर कर दोगे, ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, सिपाहियों के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? तो सिपाहियों के द्वारा इस 1857 की क्रांति की शुरुआत होगी। कब होगी? 10 मई 1857 को। कहाँ से होगी? मेरठ से होगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर मंगल पांडे की बात कर लें, तो मंगल पांडे, इनके संदर्भ में भी आप याद रखेंगे। मंगल पांडे जो है, तो ये किस छावनी के सिपाही थे? तो ये बैरकपुर छावनी के सिपाही थे। कौन सी? तो ये बैरकपुर। मंगल पांडे के संदर्भ में अगर हम लोग बात कर लेंगे, तो ये कौन सी? तो ये बैरकपुर छावनी के सिपाही थे, 34वीं रेजिमेंट, ठीक है। कौन सी? तो 34वीं रेजिमेंट के बैरकपुर छावनी के सिपाही थे। और इन्होंने चर्बी वाले कारतूस का इस्तेमाल करने से मना कर दिया था, ठीक है, और अपने अंग्रेज अधिकारियों पर गोली चला दी थी। जिसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी हो गई थी, याद रखेंगे, ठीक है। क्या गया था? तो 8 अप्रैल 1857 को, ठीक है, फांसी दे दी गई थी, याद रखेंगे। किसको? मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी 8 अप्रैल 1857 को। क्यों? क्योंकि इन्होंने चर्बी वाले कारतूसों का इस्तेमाल करने से मना कर दिया था और अपने अंग्रेज अधिकारियों पर गोली चला दी थी। मंगल पांडे बैरकपुर छावनी के सिपाही थे, 34वीं रेजिमेंट के, ये याद रखिएगा।
आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। बंगाल में आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल हरा पीला डिजाइन किया गया था। तो बंगाल में कौन से आंदोलन के दौरान ये झंडा डिजाइन किया गया था, आप लोगों से ये पूछ रहे हैं, बताएंगे क्या जाएगा। स्वदेशी होगा, दांडी मार्च होगा, खिलाफत होगा, सविनय अवज्ञा होगा। बंगाल में किस आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा जो है वो डिजाइन किया गया था। तो स्वदेशी आंदोलन, दांडी मार्च, खिलाफत या फिर सविनय अवज्ञा। आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर कर दोगे आप लोग ऑप्शन संख्या ए स्वदेशी आंदोलन के दौरान। ठीक है, कौन से, तो बंगाल में स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन की जो शुरुआत है ये किसके विरोध में, तो ये बंग भंग के विरोध में हुई थी। ठीक है, जो बंगाल विभाजन हुआ था तो बंगाल विभाजन के विरोध में बंगाल में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी और इसी दौरान ये तिरंगा झंडा डिजाइन किया गया था। बंगाल विभाजन की अगर आपसे पूछे कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब हो रही है, तो क्या कहोगे, तो घोषणा हो रही है 19 जुलाई 1905 को। ठीक है, कब, तो 19 जुलाई 1905 को क्या हो रही है, घोषणा हो रही है बंगाल विभाजन की। और लागू कब हो रहा है, तो लागू हो रहा है, क्या हो जाएगा, तो लागू होगा 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है, कब, तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हो जाएगा। इस दौरान अगर आपसे पूछ ले कि कौन सा पत्रकार भारत में मौजूद था, तब क्या कहोगे। इस दौरान स्वदेशी आंदोलन के दौरान कौन सा पत्रकार मौजूद था, तो आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे H.W. नेविन्सन जो है। ठीक है, H.W. नेविन्सन जो है इस दौरान भारत में पत्रकार मौजूद था। और ये किस गवर्नर जनरल के समय में हो रहा है, किस वायसराय के समय में हो रहा है, तो क्या कहोगे, तो आप कहोगे लॉर्ड कर्जन के समय में। लॉर्ड कर्जन के समय में ये बंगाल विभाजन का काम हो रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, यहाँ पर ए कर दोगे, स्वदेशी आंदोलन के दौरान ये झंडा तैयार किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली हवा को क्या कहते हैं। जैसे कि भी उत्तर प्रदेश और बिहार में आप देख रहे हो लगभग कितने, लगभग 42 से 43 डिग्री तापमान पहुंच चुका है और हीट वेव चल रहा है। गर्मियों में लू चल रही है, गर्म हवा चल रही है और बाहर ना निकलने की आवश्यक कार्य ना हो तो बाहर न निकलने की चेतावनी जारी की जा रही है। साथ ही साथ आपको कुछ दिशा निर्देश भी दिया जा रहे हैं कि अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो कौन कौन सी सावधानियां बरतें। तो ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली जो गर्म हवा होती है, जो पवन होती है, उसको क्या कहते हैं, उसको लू कहते हैं, जिससे अभी उत्तर भारत वाले अच्छी तरीके से परिचित होंगे। यूपी बिहार वालों को तो पता ही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो ए यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, काल वैसाखी अगर हम लोग बात करेंगे तो काल वैसाखी जो है तो ये कहाँ पर, तो ये झारखंड और पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्रों में बहने वाली हवा है। ठीक है, कहाँ पर, तो झारखंड और पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्रों में बहने वाली हवा है कौन सी, काल वैसाखी। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। भारत की मानक समय रेखा कितनी, कौन सी है, बताइएगा क्या जाएगा। तो भारत की मानक समय रेखा अगर हम लोग बात करें तो इसके संदर्भ में आप याद रखेंगे कि ये ग्रीनविच लंदन से कितने, ग्रीनविच लंदन से अगर हम लोग बात करेंगे तो ग्रीनविच लंदन से कितने, तो 5.5 घंटे आगे है। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखना कितने, तो 5.5 घंटे आगे। भारत का जो मानक समय है वो ग्रीनविच लंदन से 5.5 घंटे क्या है, तो 5.5 घंटे, ठीक है, प्लस है 5.5 घंटे आगे। याद रखेंगे भारत का जो मानक समय है वो ग्रीनविच लंदन के समय से 5.5 घंटे आगे। दूसरी चीज़ आप याद रखेंगे, जो भारत की मानक समय रेखा है ये क्या हो रही है, ये 5 राज्यों से गुजरती है। कितने, तो 5 राज्यों से गुजरती है। अब 5 राज्य कौन कौन से हैं, क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे यूपी हो जाएगा, साथ ही साथ कौन सा, साथ ही साथ एमपी हो जाएगा, साथ ही साथ आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो उड़ीसा हो जाएगा और क्या हो जाएगा, और आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, और आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तो ये 5 राज्य जहाँ से होकर के भारत की मानक समय रेखा गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। भारत का मानक समय 5.5 घंटे आगे है और भारत की जो मानक समय रेखा है वो क्या है, तो वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, क्या है, तो 82.5 डिग्री क्या है, तो पूर्वी देशांतर। याद रखेंगे ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो सी आंसर कर दोगे। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो रहा है, तो बताइएगा क्या आ जाएगा। तो भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट अगर हम लोग बात करेंगे तो किस घटना की प्रतिक्रिया में शुरू हो रहा है, तो चलिए बताइएगा क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। देखो साइमन कमीशन अगर हम लोग बात करें तो साइमन कमीशन जो है ये आ रहा है 1927-28 में, 1927-28 में साइमन कमीशन आ रहा है। ठीक है, क्रिप्स मिशन अगर हम लोग बात करेंगे तो ये कब आ रहा है, तो ये आ रहा है मार्च 1942 में, मार्च 1942 में आ रहा है। कैबिनेट मिशन की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये 1946 में आ रहा है। ठीक है, कब आ रहा है, 1946 में। वेवेल प्लान की बात करेंगे तो ये आ रहा है 1945 में आ रहा है। तो इन सभी की डेट आप याद रखेंगे कि सब आपके लिए महत्वपूर्ण है।
वेवेल योजना पूछा जाएगा तो 1945, कैबिनेट मिशन पूछे 1946, क्रिप्स मिशन पूछेगा तो मार्च 1942 और साइमन का मिशन पूछेगा तो 1927-28। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हो रहा है? तो भारत छोड़ो आंदोलन आप कहोगे 8 अगस्त 1942 को शुरू हो रहा है। ठीक है, कब? तो 8 अगस्त 1942 को शुरू हो रहा है। कहाँ से शुरू हो रहा है? तो बम्बई से शुरू हो रहा है। ठीक है, कहाँ से? तो बम्बई से 8 अगस्त 1942 को ये भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हो रहा है। अब ये किसके विरोध में अगर हम लोग बात करेंगे, किसकी प्रतिक्रिया में, तो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे। मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन आ रहा है और जब ये क्रिप्स मिशन असफल हो जाएगा तो इसी के विरोध में क्या हो जाएगा? फिर भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होगा कि अब यही रास्ता है, अंग्रेजों तुम भारत छोड़ो। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू किया गया था और इसी में गांधी जी ने क्या किया? करो या मरो का नारा दिया, डू और डाई का नारा दिया था, याद रखिएगा। ठीक है, क्या किया था? तो डू और डाई का नारा दिया है किसने? महात्मा गांधी ने, इसी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अरावली पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? अरावली के संदर्भ में अगर हम लोग बात करेंगे तो अरावली का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा, आपसे ये पूछ रहा है। तो गुरु शिखर है, डोडा बेटा, एनामुड़ी है या फिर पंचमढ़ी है? क्या हो जाएगा? तो अरावली के संदर्भ में याद रखेंगे ये एक तो प्राचीन वलित पर्वत है, याद रखेंगे क्या है? तो ये एक प्राचीन वलित पर्वत है, विश्व की सबसे प्राचीनतम श्रृंखलाओं में से एक है अरावली, जो कि क्या है? जो कि एक वलित पर्वत है। साथ ही साथ आप याद रखेंगे अरावली में ही आपको माउंट आबू देखने को मिलेगा, जो कि एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट प्लेस है, पर्यटक स्थान है। माउंट आबू आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको अरावली में ही दिलवाड़ा जैन मंदिर भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? तो दिलवाड़ा जैन मंदिर आपको देखने को मिल जाएगा अरावली में, जो कि किसके द्वारा? जो कि चालुक्य या सोलंकी राजाओं के द्वारा बनवाया गया। ठीक है, किसके द्वारा? तो आप कहोगे चालुक्य या फिर सोलंकी राजाओं के द्वारा बनवाया गया है। चालुक्य या फिर सोलंकी राजाओं के द्वारा बनवाया गया है दिलवाड़ा जैन मंदिर, ये भी आपको अरावली श्रृंखला में देखने को मिल जाएगा। माउंट आबू विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थान, ये भी आपको अरावली में देखने को मिल जाएगा। और प्राचीन जो वलित पर्वत है तो ये तो है ही अरावली। इसका सबसे ऊंचा शिखर आपसे पूछ रहा है, क्या आंसर कर दोगे? तो आप आंसर कर दोगे गुरु शिखर हो जाएगा। अरावली का सबसे ऊंचा शिखर क्या है? तो आप कहोगे गुरु शिखर। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? ए हो जाएगा। अरावली श्रृंखला से ही अगर हम लोग बात करेंगे तो इसी श्रृंखला से लूनी और साबरमती नदी निकलती है। लूनी नदी हो गया, ठीक है, साबरमती नदी हो गया, तो ये सब क्या होगा? तो ये सब अगर हम लोग बात करेंगे तो अरावली श्रृंखला से ही निकलने वाली नदियां हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। नई आर्थिक नीति की सामान्यता विकास के मॉडल के रूप में जाना जाता है, बताइएगा क्या हो जाएगा? नई आर्थिक नीति क्या हो जाएगा? बहुत ही महत्वपूर्ण, यहाँ से कई बार प्रश्न बना है। नई आर्थिक नीति का अगर आपसे समय पूछ लिया जाए तो आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे 1991 टू 1992, 1991 से 92 का जो समय है वो क्या होता है? वो नई आर्थिक नीति का समय माना जाता है। और इस दौरान प्रधानमंत्री अगर आपसे पूछा जाएगा कौन होंगे, तो नरसिम्हा राव जी होंगे। ठीक है, कौन होंगे? तो नरसिम्हा राव जी की अगर हम लोग बात करेंगे तो इस दौरान नरसिम्हा राव क्या हैं? तो प्रधानमंत्री हैं। और इनको भी क्या किया गया? तो इनको भी 5 लोगों में भारत रत्न दिया गया। 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया था 2024 में, जिनमें नरसिम्हा राव भी थे। तो भारत रत्न इनको दिया गया है। और जब नई आर्थिक नीति लागू हो रही है 1991 टू 1992 में, उस दौरान नरसिम्हा राव जो हैं तो ये क्या हैं? तो ये भारत के प्रधानमंत्री थे। और वित्त मंत्री अगर आपसे पूछा जाएगा तो वित्त मंत्री आप क्या कर दोगे? तो वित्त मंत्री कौन है? तो इस दौरान वित्त मंत्री हैं मनमोहन सिंह जी हैं। ठीक है, कौन है? तो मनमोहन सिंह जी जो हैं तो इस दौरान क्या हैं? तो इस दौरान ये भारत के वित्त मंत्री हैं, याद रखेंगे। नई आर्थिक नीति के दौरान 1991-1992 के दौरान वित्त मंत्री मनमोहन सिंह हैं, प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव हैं। भारत रत्न से सम्मानित किए जा चुके हैं। इन्हीं के समय में नई आर्थिक नीति लागू की जाएगी। साथ ही साथ मनमोहन सिंह जी की बात करेंगे कि आप ये RBI के गवर्नर के रूप में भी काम कर चुके हैं, ये वित्त मंत्री के रूप में भी काम कर चुके हैं। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि ये भारत के प्रधानमंत्री के रूप में भी काम कर चुके हैं। और इनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है पुस्तक है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है चेंजिंग इंडिया। ठीक है, क्या है नाम है? तो इनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है चेंजिंग इंडिया। ठीक है, और नई आर्थिक नीति जो है तो इसको हम लोग क्या करते हैं? तो इसको हम लोग LPG के नाम से जानते हैं। कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, क्या हो जाएगा? उदारवाद, निजीकरण और भूमंडलीकरण, या फिर कहेंगे वैश्वीकरण। ठीक है, क्या करेंगे? तो वैश्वीकरण। ठीक है, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन।
उदारवाद, निजीकरण, वैश्वीकरण। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या ए, आंसर कर देंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है यदि उसमें कम से कम कितनी हिस्सेदारी सरकार की हो, तो बताइएगा। तो अगर मान लीजिए ये कोई कंपनी है और इस कंपनी में अगर हम लोग बात करेंगे तो इस कंपनी में कितना हिस्सा सरकार का होना चाहिए, तब वो सरकारी कंपनी मानी जाएगी। 25%, 49%, 50% या फिर 51%। तो क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करें तो ये तो होता है बराबर, ये तो हुआ एकदम बराबर 50%। तो अगर किसी कंपनी को सरकारी कंपनी माना जा रहा है, इसका मतलब यह है कि कम से कम कितना, मतलब कम से कम 51%। कितना? तो कम से कम क्या होगा? तो कम से कम जो 51%, ठीक है। आधे से अधिक मतलब कितना? आधे से अधिक का मतलब 50 तो होगा नहीं, तो आधे से अधिक का मतलब कितना? आधे से अधिक का मतलब कम से कम 51% हिस्सेदारी जो है उस कंपनी में किसकी हो? तो सरकार की होनी चाहिए, ठीक है। किसकी? तो कम से कम 51% हिस्सेदारी, आधे से अधिक 50% नहीं, 50 से अधिक क्या होगा? आधे से अधिक मतलब 51। तो कम से कम 51% हिस्सेदारी जो है उस कंपनी में सरकार की होनी चाहिए, तभी कोई कंपनी क्या होगी? सरकारी कंपनी मानी जाएगी, याद रखेंगे। तो ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से नैमिषारण्य तीर्थ स्थान कहाँ पर है? सीतापुर में, बलिया में, अयोध्या में, मुरादाबाद में। क्या हो जाएगा बताइएगा। तो देखो मुरादाबाद जो है तो ये तो पीतल नगरी के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। मुरादाबाद जो है तो ये पीतल नगरी के रूप में जाना जाता है, तो इसको याद रखिएगा, पीतल नगरी के रूप में जाना जाता है मुरादाबाद, है ना। पीतल के बर्तन, पीतल की मूर्तियों के लिए फेमस है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग नैमिषारण्य की बात करेंगे। नैमिषारण्य आपको कहाँ पर? तो ये सीतापुर में देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? ए, आंसर कर देंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? K10 है, नंदा देवी है, कंचनजंगा है, कॉमेट है। बताएंगे क्या हो जाएगा। तो भारत का सबसे ऊंचा शिखर पूछा जा रहा है, तो बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अगर ऑप्शन में आपको K2 दिया गया होता तो बात दूसरी रहती है। अगर K2 दिया गया होता तो फिर एक बार हम लोग सोचते, लेकिन K2 गार्डविन आश्रम आपको ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? तो फिर हम सबसे ऊंचे शिखर के रूप में कंचनजंगा को आंसर करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? तो सबसे ऊंचे शिखर के रूप में हम फिर किसको आंसर करेंगे? कंचनजंगा को आंसर करेंगे। कंचनजंगा ये आपको कहाँ पर देखने को मिल जाएगा? तो ये आपको सिक्किम में देखने को मिल जाएगा। कहाँ पर? तो सिक्किम में देखने को मिलेगा। और सिक्किम में आपको याद रखना है, सिक्किम में सागा दावा उत्सव, ठीक है। कौन सा? तो सागा दावा उत्सव मनाते हैं। साथ ही साथ याद रखेंगे सिक्किम में लोसांग उत्सव मनाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? तो लोसांग उत्सव मनाते हैं। साथ ही साथ याद रखेंगे सिक्किम में हम लोग भूमचू उत्सव मनाते हैं। तो ये 3 उत्सव जो है हम लोग सिक्किम में मनाते हैं। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है, ठीक है। क्या हो रहा है? तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जो है वो कौन सा है? तो वो सिक्किम है। यहाँ पर सागा दावा, लोसांग उत्सव और भूमचू उत्सव मनाते हैं। साथ ही साथ आप याद रखेंगे सिक्किम जो है तो ये भारत का पहला क्या है? तो भारत का पहला जैविक राज्य है, ठीक है। क्या है? तो भारत का पहला जैविक राज्य कौन है? तो सिक्किम है। साथ ही साथ आप याद रखेंगे 35वें संशोधन, ठीक है। कौन से? तो 35वें संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है। सह राज्य मतलब सहायक राज्य का दर्जा दिया गया। और 36वें संशोधन 1975 के द्वारा अगर हम लोग बात करेंगे तो सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है। भारत का पहला जैविक राज्य है, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। सागा दावा, लोसांग और भूमचू उत्सव यहाँ पर मनाते हैं। और सिक्किम में ही आपको सबसे ऊंचा शिखर कंचनजंगा देखने को मिल जाएगा, तो ये याद रखिएगा। तो ऑप्शन संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो सी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 1991 के आर्थिक सुधारों के द्वारा निम्न में से किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया? तो अभी मैंने आप लोगों को LPG बताया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो इन चीज़ों को बताया था। L से क्या हो जाएगा? लिबरलाइजेशन, उदारवाद की ओर ध्यान दिया गया। P फॉर प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण की ओर। और G फॉर अगर हम लोग बात करेंगे तो ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। और इन सब की ओर ध्यान दे करके क्या किया गया? तो भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम किया गया। विदेशी मुद्रा भंडारण में जो संकट था उसको समाप्त करने का काम किया गया। और जो भारतीय रुपए का मूल ह्रास था उसको भी सुव्यवस्थित करने का काम किया गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो ये सभी आंसर कर दोगे, ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे। क्या हो जाएगा? तो ये सभी करने का काम किया गया है, ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। हॉलमार्क लोगों का उपयोग निम्न में से किसके लिए होता है? बताइएगा क्या हो जाएगा। तो आपने टीवी में ऐड देखा होगा, कल्याण ज्वेलर्स, ठीक है। आभूषण खरीदते समय हॉलमार्क जरूर देखें,
है ना, 24 कैरेट असली सोने की पहचान। तो हॉलमार्क जो होता है ये क्या होता है, तो ये जो आभूषण होते हैं, जेवर होते हैं, उनकी शुद्धता की पहचान करने के लिए होता है। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो बी आंसर कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली एक केंद्रीय संस्था कौन सी है, सीड्स है, संस्था कौन सी है, नाबार्ड है, एक्सिम है, सिडबी है, या फिर IFCI है, क्या हो जाएगा। तो देखो एग्जिम बैंक की अगर हम लोग बात करेंगे, एग्जिम बैंक की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसकी स्थापना कब हो रही है, तो आप कहोगे 1982 में हो रही है। सिडबी की अगर हम लोग बात करेंगे, सिडबी की स्थापना कब हो रही है, तो आप कहोगे 1990 में हो रही है। नाबार्ड की हम लोग बात करेंगे तो इसकी भी स्थापना 1982 में ही हो रही है। आपसे पूछ रहा है कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली केंद्रीय संस्था कौन सी हो जाएगी, तो आंसर कर दोगे नाबार्ड हो जाएगी। नाबार्ड जो है ये केंद्रीय जो कृषि क्षेत्र है या फिर ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त उपलब्ध कराने वाली सर्वोच्च संस्था, इसकी स्थापना 1982 में हो रही है। और इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पर, तो बॉम्बे में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कहाँ पर, तो बम्बई में आपको इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किसमें मौलिक कर्तव्यों को उल्लिखित किया गया है। मौलिक कर्तव्य अगर हम लोग बात करेंगे तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात कर रहा है। इनको हम लोगों ने कहाँ से, तो इनको हम लोगों ने रूस से लिया है। ठीक है, कहाँ से, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की हम लोग बात करेंगे तो इनको हमने रूस से लिया है। और आपको याद रखना है जो 42वां संशोधन है, ठीक है, कौन सा, तो 42वां संशोधन है 1976। और इस 42वें संशोधन 1976 के द्वारा अगर हम लोग बात करेंगे तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति है। ठीक है, कौन सी, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति है। और इस सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर कितने, तो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। कितने, तो 10 कर्तव्य जोड़े गए थे। 42वें संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 कर्तव्य जोड़े गए थे। और फिर 11वां जो कर्तव्य है उसको क्या किया गया, उसको 86वें संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, क्या किया गया, तो 11वें कर्तव्य को 86वें संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। तो कुल कर्तव्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो कुल कर्तव्यों की संख्या हो जाएगी 11। और ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो ये आपको भाग 4 क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग सॉरी यहाँ पर तो अनुसूची दिया है ना, यहाँ पर तो अनुसूची दिया है, क्या हो जाएगा, तो आपको भाग 4 का में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, कहाँ पर, ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का में आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर है, चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है। तो धन विधेयक के संदर्भ में हम लोग कई बार बात कर चुके हैं कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करेगा। तो धन विधेयक जो है इसका फैसला कौन करेगा, तो आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे स्पीकर जो होता है, जो लोकसभा अध्यक्ष होता है, स्पीकर जो होता है, जो लोकसभा अध्यक्ष होता है, वही फैसला करेगा कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। और धन विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है। किसकी, तो राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है। याद रखेंगे, धन विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले। और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेगा। किस अनुच्छेद में बात की गई, तो आंसर करेंगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की बात की गई। और धन विधेयक जो होता है ना, ये हमेशा पहले कहाँ पर, तो हमेशा पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। याद रखेंगे, पहले हमेशा कहाँ पर, तो हमेशा पहले लोकसभा में ही प्रस्तुत होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। वे आदर्श जिन्हें राज्य की नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान रखना चाहिए, क्या होगा, गांधीवादी सिद्धांत होंगे, नीति निर्देशक सिद्धांत होंगे, मौलिक अधिकार होंगे, या फिर समाजवाद। तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें राज्य की नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान रखना चाहिए, क्या हो जाएगा, तो गांधीवादी सिद्धांत है, नीति निर्देशक सिद्धांत है, मौलिक अधिकार है, या फिर समाजवाद है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। नीति निर्देशक सिद्धांत है, DPSP हम लोग बात करेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। नीति निर्देशक तत्व जो है तो ये आपको कहाँ पर, तो ये आपको भाग 4 में देखने को मिल जाएंगे। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 36 से 51 में देखने को मिल जाएंगे। और जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये कहाँ से, तो ये आयरलैंड से लिए गए। ठीक है, कहाँ से, तो आयरलैंड से लिए गए। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, आर्गन, क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, तो कौन सी, देखो नाइट्रस ऑक्साइड जो होती है ना, इसको लॉफिंग गैस भी कहते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, क्या करते हैं, तो इसको लॉफिंग गैस भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। नाइट्रस ऑक्साइड को लॉफिंग गैस भी कहते हैं। यहाँ पर पूछ रहा कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे, ऑर्गन।
ठीक है, क्या आ जाएगा, तो ऑर्गन अगर हम लोग बात करेंगे क्या आ जाएगा, तो ऑर्गन जो है तो ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी अगर हम लोग बात करेंगे मेथेन की, नाइट्रस ऑक्साइड की, कार्बन डाइऑक्साइड की, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की, या फिर जलवाष्प की बात कर लें, जलवाष्प हो गया, या फिर हम लोग ओजोन की बात कर लें, ठीक है, ओजोन की बात कर लें, ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब ग्रीन हाउस गैसें हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सब क्या है, तो ये सब ग्रीन हाउस गैसें हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। वॉशिंग सोडा का प्रचलित नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, या फिर पोटेशियम कार्बोनेट? क्या हो जाएगा, बताएंगे इस प्रश्न का आंसर। तो आपसे वॉशिंग सोडा के संदर्भ में पूछ रहे हैं, चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। वॉशिंग सोडा की अगर हम लोग बात करें तो इसको आमतौर पर क्या करते हैं, वॉशिंग सोडा को सोडियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा इसका सूत्र अगर आपसे पूछ ले क्या हो जाएगा, तो Na2CO3 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो Na2CO3 जो है इसका सूत्र हो जाएगा, और इसको हम लोग क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, ए आंसर कर देंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त रिटायरमेंट एज क्या है, बताइएगा। सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की हम लोग बात करेंगे तो इसकी स्थापना कब हो रही है, तो 28 जनवरी 1950 को। ठीक है, कब, 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हो रही है। और जब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी तब एक मुख्य न्यायाधीश थे और 7 अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है, क्या आ जाएगा, जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी तब एक मुख्य न्यायाधीश थे, 7 अन्य न्यायाधीश थे। वर्तमान में अगर हम लोग बात करेंगे तो एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। वर्तमान में कुल न्यायाधीशों की संख्या 34 है। सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं इनकी नियुक्ति आपसे पूछा जाए कि इनकी नियुक्ति कौन करता है, या फिर आपसे क्या कर ले, आपसे पूछे कि इनका शपथ कौन, इनको शपथ कौन दिलाता है, या फिर पूछे आपसे कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देते हैं। नियुक्ति पूछे, शपथ पूछे या त्यागपत्र पूछे, तो सारे काम कौन करता है, तो सारे काम राष्ट्रपति करता है। याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ राष्ट्रपति महोदय दिलाते हैं, और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हो रही है, और उस समय एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे। वर्तमान में अगर हम लोग बात करेंगे तो एक मुख्य न्यायाधीश, 33 अन्य न्यायाधीश है। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो रिटायरमेंट एज है वो कितनी, 65 वर्ष होती है। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो सी आंसर कर दोगे। ठीक है, और अगर आपसे पहले मुख्य न्यायाधीश पूछ ले, सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश आपसे पूछ ले, तब क्या कहोगे, तो आप कहोगे हीरालाल जे कानिया। ठीक है, कौन हो जाएंगे, तो हीरालाल जे कानिया जो है ये सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा इनमें से इंद्रधनुष के 7 रंगों में से नहीं है, नारंगी, बैगनी, नीला, सफ़ेद। तो इंद्रधनुष के अपने 7 रंग देखे होंगे, तो इनमें से कौन सा एक रंग इंद्रधनुष का नहीं है, क्या हो जाएगा, नारंगी है, बैगनी है, नीला है, या फिर सफ़ेद है। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, तो आंसर कर देंगे सफ़ेद। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो सफ़ेद आंसर कर दोगे। ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे। इंद्रधनुष के 7 रंगों में सफ़ेद नहीं होता है। अच्छा, अगर आप लोग मुझे बताइएगा सबसे अधिक विक्षेपण किसका होता है और सबसे कम विक्षेपण किसका होता है। अगर हम लोग बात करें तो किस रंग का सबसे अधिक विक्षेपण होता है, सबसे अधिक विक्षेपण किसका हो रहा है, और सबसे कम विक्षेपण किसका होता है, तो ये आप लोग जरा मुझे बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पौधे अपने पोषक तत्व कहाँ से प्राप्त करते हैं, प्रकाश से, मिट्टी से, क्लोरोफिल से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पौधे अपना पोषक तत्व कहाँ से प्राप्त करते हैं, आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है। प्रकाश से प्राप्त करते हैं, मिट्टी से प्राप्त करते हैं, क्लोरोफिल से प्राप्त करते हैं, इनमें से कोई नहीं। कहाँ से पौधे अपना पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, मिट्टी से। ठीक है, मिट्टी से उनको क्या होता है, बहुत सारे खनिज तत्व, पोषक पदार्थ प्राप्त होते हैं। ठीक है, सूर्य के प्रकाश में तो वो अपना भोजन बनाते हैं, लेकिन पोषक तत्वों की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या होता है, तो वो जड़ों के माध्यम से मिट्टी से बहुत सारे पोषक तत्वों को प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो बी आंसर कर दोगे। धरेश का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा, धरेश का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो धारा धन ईस होगा, धर धन ईस होगा, धराह धन अस होगा, धारा धन ईस होगा। क्या हो जाएगा बताइएगा, तो धरेश का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर कर देंगे। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर कर दोगे, ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दोगे, धारा धन ईस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो धारा धन क्या हो जाएगा, ईस हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, धारा धन क्या हो जाएगा, ईस हो जाएगा। बड़ा धन बड़ी ई मिल करके क्या हो जाएगा, ए बन जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बड़ा धन बड़ी ई मिल करके ए बन जाएगा। और यहाँ पर आपसे पूछ ले कि कौन सी संधि है, तो आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे गुण संधि है। कौन सी संधि है, तो आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे गुण संधि है। तो ये याद रखेंगे। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। समश्रुत शब्द अली अली शब्द का अर्थ क्या है? दमन दामन है, भौरा सखी है, कंधा हिस्सा है, या फिर दसन दर्शन। तो यहाँ पर अली अली शब्द दिया गया और अली शब्द का अर्थ क्या है आपसे ये पूछ रहा है, तो बताएंगे क्या आ जाएगा। समश्रुत शब्द अली अली शब्द का सही अर्थ क्या है, क्या आंसर हो जाएगा? तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, भौरा और सखी हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, तो भौरा और सखी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। नागर का पर्यायवाची क्या होगा? चतुर होगा, ढोल होगा, नगर होगा, देवनागरी होगा। नागर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, बताइएगा क्या आ जाएगा। तो नागर का पर्यायवाची शब्द चतुर है, ढोल है, नगर है, देवनागरी है, क्या हो जाएगा। तो नागर का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, चतुर हो जाएगा। ठीक है, चतुर हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दोगे। ठीक, आगे बढ़ेंगे। सन्यासी का विलोम क्या होगा? गृहस्थ होगा, विरक्त होगा, संतापी होगा, इनमें से कोई नहीं। सन्यासी का विलोम आपसे पूछ रहा है, बताएंगे क्या आ जाएगा। सन्यासी का विलोम आपसे पूछ रहा है, क्या आंसर कर दोगे, तो आंसर कर दोगे आप लोग ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, गृहस्थ कर दोगे। ठीक है, क्या कर दोगे, गृहस्थ कर दोगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। कोल्हू का बैल होना मुहावरे का अर्थ क्या है? निर्धन होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना, बुरी तरह काम में लगे रहना, मन लगाकर काम नहीं करना, क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी बताएंगे क्या आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या आ जाएगा। कोल्हू का बैल होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? निर्धन होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना, बुरी तरह काम में लगे रहना, मन लगाकर काम नहीं करना, क्या आ जाएगा। तो आंसर कर दोगे बुरी तरह काम में लगे रहना कोल्हू का बैल कहलाता है। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस राज्य में अभी हाल ही में यूरेनियम के विशाल भंडारण खोजे गए? उड़ीसा में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, या फिर छत्तीसगढ़ में। तो कौन सा राज्य जहाँ पर अभी हाल ही में यूरेनियम के विशाल भंडारण आपको देखने को मिले हैं, क्या हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, राजस्थान में। ठीक है, कहाँ पर, तो राजस्थान में। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे कजाखस्तान है। ठीक है, कौन सा, तो कजाखस्तान जो है, तो ये विश्व में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। और सबसे बड़ा भंडारक अगर आपसे पूछ ले यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडारक कौन है, तो आप कहोगे ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है, किसको, तो ऑस्ट्रेलिया जो है ये यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडारक है। और उत्पादक में अगर हम लोग बात करेंगे तो कौन है, तो कजाखस्तान है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये भारत के पहले राष्ट्रपति हैं। दूसरी चीज़ आप याद रखेंगे कि ये 2 बार राष्ट्रपति रहे। ठीक है, क्या होगा, तो ये लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति रहे। ठीक है, भारत के पहले राष्ट्रपति। साथ ही साथ आपको याद रखना है सबसे जो है लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं। किस राज्य से बिलोंग करते हैं, तो बिहार से बिलोंग करते हैं। और ठीक है, इनकी एक बुक है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है इंडिया डिवाइडेड। ठीक है, क्या नाम है, तो इनकी एक बुक है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है इंडिया डिवाइडेड। ठीक है, ये इनकी बुक का नाम है राजेंद्र प्रसाद जी की। और राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, लोक प्रशासन के क्षेत्र में। ठीक है, किसके, तो लोक प्रशासन के क्षेत्र में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। किस राज्य में भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया? राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, मणिपुर में, हरियाणा में। तो कौन सा राज्य है जहां पर भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया जा रहा है, क्या हो जाएगा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, हरियाणा। आंसर कर देंगे उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश के रामपुर में अगर हम लोग बात करेंगे, कहाँ पर, तो उत्तर प्रदेश के रामपुर में अगर हम लोग बात करेंगे तो भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो बी आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। इनमें से कौन से भारत के 2 पड़ोसी द्वीपीय देश हैं, क्या हो जाएगा, श्रीलंका, मालदीव है, लक्षद्वीप श्रीलंका है, सेशल्स ऑस्ट्रेलिया, मालदीव म्यांमार हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो भारत के 2 पड़ोसी द्वीपीय देश पूछ रहा है, क्या हो जाएगा, तो लक्षद्वीप जो है ये भारत का पड़ोसी देश नहीं है। ऑस्ट्रेलिया अगर हम लोग बात करेंगे तो ये भारत का पड़ोसी नहीं है। म्यांमार की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये द्वीपीय देश नहीं है। क्या हो जाएगा, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या ये हो जाएगा, श्रीलंका और मालदीव जो है तो ये भारत के 2 पड़ोसी द्वीपीय देश हैं, याद रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कौन सी ओमान की राजधानी है? मास्को है, मस्कट है, मनामा है, माले है, क्या हो जाएगा, बताइएगा। ओमान की राजधानी क्या है, क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर मास्को, मस्कट, मनामा, माले, क्या हो जाएगा, तो आंसर क्या कर देंगे, तो आंसर कर देंगे मस्कट हो जाएगा। ओमान की राजधानी क्या हो जाएगा, तो आंसर कर दोगे मस्कट हो जाएगा। ठीक है, माले अगर हम लोग बात करेंगे किसकी, तो ये मालदीव की राजधानी है। ठीक है, क्या है, तो मालदीव की राजधानी है माले। और मालदीव की संसद का नाम क्या है आपसे पूछ ले तो संसद क्या कहोगे, तो आप कहोगे मजलिस है। मालदीव की संसद का नाम क्या है, तो आप कहोगे मजलिस है। मालदीव की राजधानी क्या है, माले है।
ओमान की राजधानी क्या हो जाएगा, मस्कट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाते हैं, क्या आंसर करोगे, आंसर कर दोगे 1 मई को। ठीक है, कब, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, मजदूर दिवस अगर हम लोग बात करेंगे कब मनाते हैं, 1 मई को मनाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। किस शहर को सफ़ेद शहर कहते हैं, उदयपुर को, जयपुर को, बीकानेर को, अजमेर को, बताइएगा क्या आ जाएगा। तो देखो जयपुर की अगर हम लोग बात करेंगे तो जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो पिंक सिटी कहते हैं। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करेंगे तो भारत का पेरिस भी कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो भारत का पेरिस भी कहते हैं, याद रखेंगे। जयपुर की हम लोग बात करें तो जयपुर को भारत का पिंक सिटी भी कहते हैं, साथ ही साथ भारत का पेरिस भी कहते हैं। किसको, जयपुर को कहते हैं। वाइट सिटी अगर हम लोग बात करेंगे किसे कहते हैं, तो उदयपुर को कहते हैं। किसको, उदयपुर को कहते हैं। ब्लू सिटी अगर आपसे पूछ ले किसे कहते हैं, तो ब्लू सिटी क्या हो जाएगा, तो ब्लू सिटी जो है वो कहते हैं किसको, जोधपुर को कहते हैं। ठीक है, ब्लू सिटी किसे कहते हैं, जोधपुर को कहते हैं। वाइट सिटी जो है उदयपुर को कहते हैं। पिंक सिटी जो है वो जयपुर को कहते हैं। और भारत का पेरिस भी जयपुर को कहते हैं। तो ऑप्शन संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है, तो कावरती हो गया, पुदुचेरी हो गया, दमन हो गया, आइजोल हो गया। कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है, क्या आ जाएगा, तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, सॉरी ए हो जाएगा, आइजोल हो जाएगा। मिजोरम की राजधानी है। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो आइजोल जो है तो ये कहाँ की, तो ये मिजोरम की राजधानी है, याद रखेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या आप ए आंसर कर दोगे। क्लियर है, चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, M.A. अयंगार थे, हुकुम सिंह थे, K.S. हेगड़े थे, या फिर गणेश वासुदेव मावलंकर थे। तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष, स्पीकर आपसे पूछ रहा। अगर आपसे पहली महिला अध्यक्ष पूछ ले लोकसभा की, अगर आपसे पहली महिला अध्यक्ष पूछ ले तो आप आंसर क्या करोगे, तो आप आंसर करोगे किसको, मीरा कुमार को। ठीक है, किसको, तो मीरा कुमार जो है ये लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष है। और लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, तो आप कहोगे 550। ठीक है, क्या हो सकते हैं, तो मैक्सिमम मेंबर्स हो सकते हैं। और वर्तमान सदस्य संख्या की बात करेंगे कितनी है, तो 543 ये लोकसभा में वर्तमान सदस्य संख्या। इसमें अगर हम लोग SC कैटेगरी की बात करेंगे, अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें आरक्षित हैं। ST कैटेगरी के लिए अगर हम लोग बात करेंगे कितनी, तो 47 सीटें आरक्षित है। और सबसे ज़्यादा सदस्य जो है वो कहाँ से, तो वो 80 सदस्य आते हैं यूपी से। यूपी से कितने, सबसे ज़्यादा 80 सदस्य आते हैं, कहाँ से, यूपी से आते हैं। और यूपी से जो 80 सदस्य जाते हैं, इसमें अगर आपसे पूछ लीजिए SC कैटेगरी के कितने सदस्य, आप कहोगे 17। और ST कैटेगरी के अगर आपसे पूछ लेगा तो आप क्या कहोगे, तो 0। ठीक है, याद रखिएगा। तो लोकसभा में कुल मैक्सिमम सदस्य होते हैं 550, वर्तमान सदस्य संख्या होती है 543। और इन 543 सदस्यों में अनुसूचित जाति के होते हैं 84 सदस्य और अनुसूचित जनजाति के होते हैं 47 सदस्य। 543 सदस्यों में अगर आपसे पूछा जाए कि 543 सदस्यों में सबसे ज़्यादा किस राज्य से आते हैं, तो आप कहोगे यूपी से 80 सदस्य आते हैं। और ये जो 80 सदस्य यूपी से आ रहे हैं, इस 80 सदस्यों में अगर आपसे बोले कि उत्तर प्रदेश के कितने अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं, तो आप कहोगे 17। और जनजाति की आपसे पूछा जाएगा तो आप कहोगे 0। ठीक है, पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो आप कहोगे गणेश वासुदेव मावलंकर। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर। तो ये आज का महत्वपूर्ण सेशन था। हम लोगों ने स्टैटिक जीके जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण वाले सेशंस को किया है। यहाँ पर बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर देखने को और बहुत सारी जानकारियों को जानने का प्रयास किया है। तो उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और चैट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिख रहा है, तो टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ेगा। तो अभी के लिए हम लोग बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच। आपसे भी मेरे भाई बहनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए, जाने से पहले लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।